आज फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे कि कैल्शियम और विटामिन डी का आपस में क्या रिलेशनशिप है, क्योंकि ये दोनों ही बॉडी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कैल्शियम और विटामिन डी। लेकिन इन दोनों का रिलेशनशिप समझने से पहले हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि कैल्शियम क्या है और विटामिन डी क्या है, तो आपको इसका रिलेशनशिप फिर और अच्छी तरह आगे समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कैल्शियम क्या है। कैल्शियम जो है वो बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स में एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे कि आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और बॉडी में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो इन तमाम इलेक्ट्रोलाइट्स में कैल्शियम जो है वो भी एक अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और मिनरल भी है बॉडी का। और इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो कैटायन होता है और ये मोस्टली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मौजूद होता है, इसलिए हम इसको एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन बोलते हैं। अब कैल्शियम क्या होता है? कैल्शियम में जो है वो 99% कैल्शियम जो है वो हम लोगों की बोन्स और टीथ में मौजूद होता है और 1% जो कैल्शियम है वो फाउंड होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में और वो चार्ज होगा जैसे कि आयोनाइज मॉलिक्यूल। एज अ आयोनाइज मॉलिक्यूल 1% जो वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मौजूद होगा। अब इस 1% कैल्शियम जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें 40% जो है वो बाउंड हो जाएगा प्रोटीन्स के साथ, जैसे कि एल्बुमिन, और 10% जो है वो बाउंड हो जाएगा एनॉइंस के साथ, फॉस्फेट और बाइकार्बोनेट, और रिमेनिंग 50% जो है वो सर्कुलेट करेगा एज अ फ्री आयोनाइज कैल्शियम। तो ये तो था कैल्शियम। अब कैल्शियम की नॉर्मल रेंज क्या होती है? कैल्शियम की नॉर्मल रेंज जो ब्लड टेस्ट में पाई जाती है, जब ब्लड टेस्ट किया जाता है, कैल्शियम की नॉर्मल रेंज मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ऑलमोस्ट एवरेज नॉर्मल रेंज ये हो सकता है किसी भी लैब की थोड़ी बहुत या एरिया और लोकेशन के हिसाब से वेरिएशन हो, लेकिन नॉर्मली जो है 8.5 से 10.5 मिलीग्राम जो है वो कैल्शियम जो है वो नॉर्मल रेंज आता है। और अगर आप मिलीमोल में रिपोर्ट कर रहे हैं तो 2.1 से 2.6 मिलीमोल पर लीटर जो है वो कैल्शियम की नॉर्मल वैल्यू होगी। और इस 8.5 से 10.5 में मोस्टली देखा गया है कि अगर कैल्शियम रिजल्ट 9.9 से 10 के दरमियान में आ रहा है, 9.2, 9.5, तो इसका मतलब है आपके अंदर कैल्शियम जो है वो अच्छा नॉर्मल है। तो ये तो थी कैल्शियम की नॉर्मल रेंज। अब ये देखना है कि वो क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे जिससे पता चलेगा कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी हुई है। अक्सर कॉन्सेप्ट जो है वो ये होता है कि कैल्शियम शायद सिर्फ बोन्स और टीथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। कैल्शियम जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मस्कुलर सिस्टम और नर्वस सिस्टम के अंदर भी। तो कैल्शियम डेफिशिएंसी के क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे? उसमें नमनेस यानी कि सुन्न हो जाना, टिंगलिंग फिंगर्स, उंगलियों का कांपना, मसल क्रैम्प, लिथार्जी, थकावट, पुअर एपिटाइट, भूख कम लगना, वीक और ब्रिटल फिंगर नेल्स, नाखून या तो कमज़ोर होंगे या वो टूट जाते होंगे, डिफ़िकल्टी स्वेलिंग, निगलने में मुश्किल होगी, फेंटिंग, चक्कर सा आना। तो ये तमाम साइन एंड सिम्टम्स जो है ये कैल्शियम डेफिशिएंसी को शो करते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये तमाम ही एक ही शख्स में हो, वेरिएशन भी हो सकती है कि आप हो सकता है किसी एक में 2 से 3 सिम्टम्स हो और हो सकता है किसी एक में जो है वो तमाम सिम्टम्स। तो ये डिपेंड करता है कि कितनी कैल्शियम डेफिशिएंसी होगी, तो उस हिसाब से जो है वो साइन एंड सिम्टम्स पाए जाते हैं। तो ये तो था कैल्शियम का बेसिक सा इंट्रोडक्शन। अब मैं आपके साथ बेसिक सा इंट्रोडक्शन विटामिन डी का बताऊंगी। और विटामिन डी का बताने से पहले मैं आपको ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बताती हूँ कि सोर्सेज क्या हैं कैल्शियम के। हम लोगों को कैल्शियम किस फूड प्रोडक्ट से जो है वो कैल्शियम मिल सकती है। तो सोर्सेज डिस्कस करने के बाद फिर विटामिन डी का इंट्रोडक्शन देखते हैं। सोर्सेज ऑफ कैल्शियम में जो है वो मिल्क, चीज़ और अदर डेयरी फूड जैसा कि योगर्ट, एग्स ये आ जाते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसा कि ब्रोकली और सोया बीन्स, टोफू बोलते हैं बीन कर्ड जो कि मोस्टली सोया मिल्क से बनता है। इसके अलावा सोया ड्रिंक विद एडिड कैल्शियम, नट्स, ब्रेड जो कि फोर्टिफाइड फ्लोर से बनती है, फिश जिसमें सार्डिन्स और पिल चाट्स, ये तमाम जो है ये रिच सोर्सेज ऑफ कैल्शियम है जो अगर आप ये अपनी डाइट में रखते हैं तो कैल्शियम डेफिशिएंसी होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा कम होंगे।
अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है विटामिन, कि पहले तो हमने देखा कैल्शियम क्या है, अब हम देखेंगे विटामिन डी क्या है, और फिर हम देखेंगे इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। विटामिन डी जो है कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैट सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट फॉर्म में हम लेते हैं, यानी कि ये बहुत कम मिकदार में इनकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये बॉडी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अगर विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो तो वो काफ़ी बॉडी को अफेक्ट करती है, इवन दो कि ये बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। विटामिन डी जो है, जैसे कि विटामिन ए, डी, ई जो है आपको पता है ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसमें इसी तरह विटामिन डी जो है वो भी ग्रुप ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स का में से ये शामिल है। और ह्यूमंस में जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड जो है ये पाया जाता है विटामिन D3 और विटामिन D2 फॉर्म में। मतलब अगर आप इसकी केमिकल कंपोजिशन देखें तो ये इस फॉर्म में होता है। और इस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं। सनशाइन विटामिन इसलिए बोलते हैं कि सूरज की रोशनी जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है विटामिन डी पर सप्लाई करने का केस। और ख़ास तौर पर जो है अर्ली मॉर्निंग जो सनलाइट होती है वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी है बाय नेचर। विटामिन डी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी में, ना सिर्फ ये एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स बल्कि बोन्स की स्ट्रॉन्ग होने में भी ये रोल इम्पॉर्टेंट प्ले करता है। और इसके अलावा जो है वो जो न्यू रिसर्च बताती है वो ये बताती है कि जो इम्यून सिस्टम है वो भी विटामिन डी डेफिशिएंसी से काफ़ी अफेक्ट होता है, यानी कि इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखने के लिए भी विटामिन डी जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। अब नॉर्मल रेंज क्या है? नॉर्मल रेंज जो है विटामिन डी की इजी वे में बस आप इतना याद रखें कि विटामिन डी का लेवल जो है वो 30 नैनोग्राम पर ml से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन 100 नैनोग्राम से कम होना चाहिए, क्योंकि अगर 100 नैनोग्राम से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि टॉक्सिसिटी यानी कि विटामिन डी जो है वो बहुत ज़्यादा अननेसेसरी फॉर्म में मौजूद है। वो तब होता है जब अगर कोई भी पेशेंट जो है वो उसको पहले डेफिशिएंसी थी और फिर वो एक्स्ट्रा डोज ले रहा है, यानी कि डोज कंटिन्यू रखी, चेक नहीं किया और लेता जा रहा है, उस सूरत में जो है वो टॉक्सिसिटी के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। नॉर्मली जो है विटामिन डी इतना आप याद रखें कि 30 नैनोग्राम से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 30 नैनोग्राम से कम आ रहा है यानी कि 20-25 तो इसका मतलब है विटामिन डी डेफिशिएंट है। लेकिन अगर आपका विटामिन डी 8 से भी कम है तो इसका मतलब ये है कि बॉडी के अंदर विटामिन डी जो है वो बिल्कुल मौजूद नहीं है, इनसफिशेंट, मतलब बहुत ही कम मिकदार में है कि वो डिटेक्ट ही नहीं हो रहा है। तो इतना ये लाजमी याद रखें कि विटामिन डी जो है वो 30 नैनोग्राम से अबव होना चाहिए। अब वो क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कि शो करते हैं कि बॉडी के अंदर विटामिन डी डेफिशिएंसी हो गई है? गेटिंग सिक और इन्फेक्टेड ऑफन। गेटिंग सिक और इन्फेक्टेड ऑफन तब होता है जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाए। तो ये इसलिए मैंने आपको पहले डिस्कस किया कि विटामिन डी जो है वो इम्यून सिस्टम में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो हैं फैटीग एंड टायर्डनेस, थकावट हो जाना, बोन एंड बैक पेन, डिप्रेशन, इम्पेयर्ड बाउंड हीलिंग। इम्पेयर्ड बाउंड हीलिंग यानी कि बाउंड हीलिंग बहुत ही ज़्यादा या तो वो लॉन्ग टाइम ले रही होगी या ख़राब हो जाएगी, तो उसको हम इम्पेयर्ड बाउंड हीलिंग बोलते हैं। वो भी विटामिन डी डेफिशिएंसी भी उसका एक चांस हो सकता है। बोन लॉस जिसे ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, हेयर लॉस होना, मसल्स पेन, तो ये तमाम सिम्टम जो है ये विटामिन डी डेफिशिएंसी को शो करते हैं। अब हम देखेंगे कि सोर्सेज ऑफ विटामिन डी क्या है, यानी कि आप विटामिन डी जो है वो किस किस सोर्स से हासिल कर सकते हैं। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज के लेक्चर की मेन थिंग है कि कैल्शियम और विटामिन डी का आपस में रिलेशनशिप क्या है वो देखेंगे। अब सबसे पहले सोर्सेज ऑफ विटामिन डी क्या हैं? वो है ऑयली फिश जैसे कि सैल्मन, सार्डिन्स, ट्यूना, रेड मीट, फोर्टिफाइड फूड जैसे कि सीरियल्स, लीवर, एग यॉक और सनलाइट। ये तमाम जो सोर्सेज हैं ये विटामिन डी के। अगर ये तमाम अवेलेबल ना हो तो विटामिन डी सप्लीमेंट्स जो है वो भी हम ले सकते हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ कि रिलेशनशिप क्या है कैल्शियम और विटामिन डी का। जैसे कि मैंने बताया कि बोन्स जो हैं वो स्टोर करते हैं कैल्शियम और ब्लड में जो है वो कम मिकदार में मौजूद होता है, यानी कि 1% जो है वो ब्लड में होता है, 99% जो है वो बोन्स में कैल्शियम मौजूद होता है।
तो क्या होता है, जब कैल्शियम का लेवल ब्लड में कम हो जाता है तो पैराथायराइड ग्लैंड जो है, जो कि नेक में मौजूद होता है, वो प्रोड्यूस करता है पैराथायराइड हार्मोन्स को। तो पैराथायराइड हार्मोन्स क्या करते हैं, वो कैल्शियम को लेते हैं बोन से और इंट्रोड्यूस करते हैं ब्लड के अंदर, ताकि उस लेवल को वो बराबर कर सकें। और सेम टाइम पे क्या हो रहा होता है, सेम टाइम पे किडनी जो है वो सिग्नल करती है एक विटामिन डी को कि वो रिलीज़ करे केमिकल, जिसे हम 1,2,5-OHD बोलते हैं। ये केमिकल या ये एलिमेंट क्या करता है, ये हेल्प और करता है गट्स में यानी इंटेस्टाइन को कि वो एब्जॉर्ब करे कैल्शियम को, ताकि जो लेवल है, जो एडिक्वेट लेवल है, वो सफिशेंट हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो क्या होगा, पैराथायराइड हार्मोन बेशक कैल्शियम को रिलीज़ कर दे ब्लड के अंदर, लेकिन वो कैल्शियम इंटेस्टाइन्स के अंदर एब्जॉर्ब होना ज़रूरी होता है। यानी कि ब्लड के अंदर एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो मेन एब्जॉर्प्शन है उसकी, वो किसके थ्रू होगी, वो विटामिन डी के थ्रू होगी। तो अगर विटामिन डी सफिशेंट मौजूद होगा तो ही कैल्शियम जो है वो मेटाबोलाइज और रेगुलेट होगा बॉडी के अंदर। तो कैल्शियम और विटामिन डी जो है वो एक तरह से इकट्ठे काम कर रहे होते हैं, मतलब एक तरह से रेगुलर साइकिल चल रहा होता है। यानी कि कैल्शियम जो है वो ब्लड में आएगा तो विटामिन डी जो है वो हेल्प करेगी इंटेस्टाइन को कि वो एब्जॉर्ब करे कैल्शियम को। तो इस तरह कैल्शियम का रेगुलेशन जो है वो किसके अंडर होता है, वो विटामिन डी के अंदर होता है। तो कैल्शियम अगर बोन्स और बोन्स की बिल्डअप में ज़रूरी है, तो उसी तरह विटामिन डी जो है वो हेल्प आउट करता है इफेक्टिवली एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम में। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले विटामिन डी के फंक्शन में बताया था कि मिनरल एब्जॉर्प्शन में विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसी तरह बॉडी के अंदर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में जो है वो विटामिन डी ही रोल प्ले करता है। अगर विटामिन डी सफिशेंट मौजूद नहीं होगा तो विटामिन डी जो है वो एलिमेंट रिलीज़ नहीं करेगा 1,2,5-OH2D। तो क्या होगा कि ब्लड के अंदर कैल्शियम तो होगा लेकिन उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो नहीं होगी। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अगर कैल्शियम आप इनटेक ले रहे हैं लेकिन विटामिन डी नहीं ले रहे हैं, तो वो कैल्शियम जो है वो भी आपका वेस्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रही है। इस वजह से कैल्शियम और विटामिन डी दोनों को चेक करना इकट्ठा ज़रूरी होता है। अगर कोई भी सिम्टम्स आपको फील हो रहे हैं, जैसे फैटीग, लेथार्जी या इम्यून सिस्टम में आपको वीकनेस या बुखार बार बार आ रहा है, बोन्स में पेन हो रहा है, तो अगर आप कैल्शियम चेक करवाते हैं तो उसके साथ साथ विटामिन डी लेवल चेक करना भी ज़रूरी होता है। क्योंकि ये दोनों इकट्ठे ही रोल प्ले कर रहे हैं। अगर बॉडी के अंदर कैल्शियम आ रहा है तो उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी का होना ज़रूरी होता है। तो अच्छा यही होता है कि अगर आपको ये सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा यही होगा आप ऐसे सप्लीमेंट्स को प्रेफर करें जिसके अंदर कैल्शियम और विटामिन डी दोनों मौजूद हो। ना सिर्फ ये कि सिर्फ अगर आप कैल्शियम ले जा रहे हैं और विटामिन डी नहीं ले रहे, या सिर्फ विटामिन डी ले रहे हैं कैल्शियम नहीं ले रहे, तो उस सूरत में जो है आपको फील होगा कि सिम्टम्स जो हैं उन पर कोई फ़र्क नहीं आ रहा, सिम्टम्स जो हैं वो कंटिन्यूसली सेम जा रहे हैं। तो ये तो था कैल्शियम और विटामिन डी का इजी सा रिलेशनशिप कि ये दोनों जो हैं ये वर्क टुगेदर करते हैं। कैल्शियम जो है वो बिल्ड और मेंटेन करता है बोन्स को, और विटामिन डी जो है वो हेल्प आउट करता है ब्लड के अंदर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को। तो ये था फ्रेंड्स आज का लेक्चर के कैल्शियम और विटामिन डी का रिलेशनशिप, जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया कैल्शियम क्या है, कैल्शियम की नॉर्मल रेंज क्या है, सोर्सेज क्या है, विटामिन डी क्या है, विटामिन डी की नॉर्मल रेंज, विटामिन डी के सोर्सेज, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी डेफिशिएंसी, और रिलेशनशिप बिटवीन कैल्शियम और विटामिन डी। आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर इसके मुतालिक कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और आई होप कि ये भी आपको पता चल गया होगा कि कैल्शियम और विटामिन डी का इंटेक जो है वो किस सूरत हाल में लेना ज़रूरी होता है, और दोनों को इकट्ठा मेंटेन रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।